वो दोनों ताकतवर महाप्राण थे जो दरिंदा युद्ध मैदान में काफी मशहूर थे। इसके बावजूद वो फिलहाल एक जवान लड़के की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। उनकी कमजोरी देखकर बहुत से लोग हैरत भरी निगाहों के साथ छोटू को देखने लगे। इस दौरान 9 पूंछ कबीले की दोनों लड़कियों ने भी छोटू की तरफ देखा और उनके शरीर कांपने लगे। उनकी आंखों में मदद की गुहार नजर आ रही थी, जैसे वो छोटू से उन्हें आजाद कराने की उम्मीद रख रही थी। तभी छोटू ने दोनों योद्धाओं को इस तरह फेंक दिया जैसे वो कोई मामूली चीज थे। ऐसा करते ही उसने अपने हाथों को साफ करते हुए तंबू के अंदर जाना जारी रखा। यह एपिसोड सुपर योद्धा फैन क्लब से लिया गया है। टेलीग्राम की सर्च ऑप्शन में सर्च कीजिए सुपर योद्धा फैन क्लब, जिसमें 24,000 प्लस मेंबर्स है। वो ही रियल चैनल है ऑनर एक्स सेट ऑफिशियल। ऐसी खौफ भरी नजरों के साथ वो अपने लीडर्स को देखते जा रहे थे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि दोनों महाप्राणों की इतनी बुरी हालत हो सकती थी। इतने में छोटू के पीछे से रीता भी हड़बड़ा कर आगे आई और उसने बंधी हुई लड़कियों के पास जाकर उन्हें आजाद करना शुरू किया। वहीं जब दोनों लड़कियों ने रीता को देखा तो पहले तो वो हैरान हुई, लेकिन अब उनके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। इस खुशी के चलते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि आज उनके साथ बहुत गलत होने वाला था। वहीं छोटू ने उन तीनों को रोते हुए देखा और धीमी आवाज में कहा, ये लड़कियां सच में कितना रोती हैं। उसके बाद वो अपनी नजर तंबू के सबसे गहरे हिस्से की तरफ करने लगा। वहां उसे एक बड़ी अजीब शक्ति महसूस हो रही थी जो बाकी दोनों महाप्राणों से ज्यादा ताकतवर थी। इससे छोटू समझ गया कि वो जरूर इन लोगों का बॉस होगा। जिस वक्त छोटू इस बारे में सोच ही रहा था, उतने में अचानक तंबू के दूसरी तरफ से किसी ने कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान यहां आकर हमारे साथ ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत करेगा। इस हंसी के साथ ही सभी को देखा कि काले कपड़े पहने एक आदमी चलकर आगे आने लगा। वहीं उसे देखकर रीता और बाकी दोनों लड़कियां हड़बड़ाते हुए छोटू के पीछे छिप गईं। उस आदमी के चेहरे का रंग काफी फीका था और उसकी आंखें धसी हुई थी। इसके बावजूद वो देखने में बड़ा खौफनाक लग रहा था। उसके लंबे हाथों से एक अजीब सा कोहरा निकल रहा था जो असल में बेहद जहरीला धुआं था। जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो सभी ने घबराहट भरी आवाज में कहा, ये तो इन लोगों का बॉस छमांग है। उसे देखकर हर कोई खौफ से भरे चेहरे के साथ काफी पीछे हटने लगा। इतने में वो दोनों महाप्राण जिन्हें छोटू ने मजा चखाया था, भागते हुए छमांग के पास गए। इस दौरान रीता और बाकी दोनों लड़कियों के चेहरों पर भी घबराहट दिख रही थी, बल्कि छुड़ाई गई लड़कियों की आंखों में तो ऐसी मजबूरी थी जैसे उनका आजाद होना नाकाम हो गया था। कोई नहीं जानता था कि असल में खूनी अजगर शहर का इतना ताकतवर योद्धा छुप कर बैठा होगा। लेकिन रीता ने अपने कबीले की लड़कियों को घबराते हुए देख उन्हें समझाया, डरने की कोई बात नहीं है, ध्रुव जी सब संभाल लेंगे। वैसे तो छमांग उस इलाके का जाना माना योद्धा था जो एक महारथी महाप्राण था, लेकिन छोटू को उससे निपटने में कोई मुश्किल नहीं होती। जब दोनों लड़कियों ने रीता की बात सुनी तो वो थोड़ी हैरान हो गई। फिर दोनों ने छोटू की तरफ देखा जिसके चेहरे पर जरा भी फिक्र नहीं थी। वहीं छोटू ने बाहर आए छमांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो दोस्त, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूं, तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ तो नहीं है। वहीं अपने बॉस के आने पर दोनों में से एक महाप्राण ने चिल्लाते हुए कहा, तेरे जैसे इंसान की ऐसी हिम्मत कि तू हमारे बॉस से ऐसी बात करेगा। तूने क्या हम तिलस्मी जानवरों को कमजोर समझ रखा है? ये इलाका हमारा है। यह एपिसोड सुपर योद्धा फैन क्लब से लिया गया है। टेलीग्राम की सर्च ऑप्शन में सर्च कीजिए सुपर योद्धा फैन क्लब, जिसमें 24,000 प्लस मेंबर्स है। वो ही रियल चैनल है ऑनर एक्स सेट ऑफिशियल। तो मैं बात भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम थोड़े समझदार और तजुर्बेदार लगते हो, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें पता होगा कि मुझे रोकने का तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है। ये सुनकर आसपास मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर और ज्यादा हैरानी दिखने लगी, खास तौर पर जब उन्होंने देखा कि कैसे छमांग की आंखों में जानलेवा इरादा चमकने लगा था। लेकिन हर कोई इस बात से हैरान था कि इतने खूंखार योद्धा के सामने होकर भी छोटू इतनी आसानी से उसे ललकार रहा था। इतने में छमांग ने छोटू की तरफ देखकर अजीब सी आवाज में कहा, लड़के, तू खुद को हमारे खूनी अजगर शहर का दुश्मन बना रहा है। तुझे पता नहीं है, लेकिन आगे तुझे अपनी इस हरकत पर बहुत ज्यादा अफसोस होगा। मगर छोटू ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं और वो रीता और बाकी दोनों के साथ वहां से जाने लगा। इस दौरान छमांग ने चिल्लाते हुए भारी आवाज में कहा, अगर तुझमें इतना ही गुरूर है तो तू अपना नाम क्यों नहीं बता देता? मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर कौन है वो माइका लाल जिसे हमारे खूनी अजगर शहर से भी डर नहीं लगता। इस पर छोटू ने अपने आगे बढ़ते हुए कदम रोके और पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव रायजादा, ये नाम अच्छी तरह याद रख ले, क्योंकि आगे भी तुझे ये नाम सुनने को मिलता रहेगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। वही उसे जाते देख सभी तिलस्मी जानवर उसके और लड़कियों के जाने का रास्ता बनाने लगे। जब वो वहां से चला गया तब दोनों महाप्राणों ने हैरत भरी निगाहों से अपने बॉस को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कुछ कर क्यों नहीं रहा था। भले ही छोटू ताकतवर था, लेकिन वो सभी एक साथ मिलकर तो उस पर भारी पड़ ही सकते थे। तभी छमांग ने आंखों में नाराजगी के साथ कहा,
इस तरह मुझे देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं खुद इस लड़के के सामने टिक नहीं पाऊंगा। ये लड़का दिखने में जितना मामूली है, असल में उतना मामूली है नहीं। अगर हम सब मिलकर भी इससे लड़ते तब भी हम इसे रोक नहीं पाते। बेवकूफों, अगर तुम लोग इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं करते तो हमें मंजर ही देखना नहीं पड़ता। उसकी बात पर खूनी अजगर शहर के कुछ और योद्धाओं ने चेहरे पर हल्की खींच के साथ कहा, तो हम लोग क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने देखा कि यहाँ क्या हुआ। इस बात की खबर हर तरफ फैलने लगेगी, और अगर बाकियों को पता चला कि एक इंसानी लड़का हमारी आंखों के सामने लूट में हासिल की गई लड़कियां अपने साथ ले गया, तो हमारे खूनी अजगर शहर की तो बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन तभी छमांग के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई। उसकी आंखें बहुत ज्यादा खौफनाक लगने लगी थी, जिसके साथ उसने उस दिशा में देखना शुरू किया जहां छोटू और बाकी तीनों लड़कियां गायब हुई थीं। वहां देखते हुए उसने शैतानी हंसी के साथ कहा, हमारे खूनी अजगर शहर से कुछ भी छीनना इतना आसान नहीं होने वाला। फिक्र मत करो, मैं इस लड़के को आज की इस हरकत की कीमत चुकाने पर मजबूर करके रहूंगा। हमारे खूनी अजगर शहर को उकसाने का सिर्फ एक अंजाम होता है, और वो है मौत। अब मेरी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है इस लड़के को घुटनों के बल गिरकर जिंदगी की भीख मांगते देखने की। वहीं उस जगह से काफी दूर जंगल में एक अलाव जल रहा था। छोटू वहां चुपचाप बैठा मुस्कुराते हुए तीनों लड़कियों को देखने लगा। वो लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। रीता उन्हें छोटू के किस्से बताती जा रही थी। तभी छोटू वहां से उठकर एक पेड़ से जाकर टिक गया। ऐसा करते हुए वो रात के आसमान को देखने लगा, जिसमें एक सुकून महसूस हो रहा था। कुछ देर में छोटू को लड़कियों की आवाज आनी बंद हो गई, और उसने पलट कर देखा कि दोनों लड़कियां थककर सो गई थीं। इतने में रीता चलकर छोटू के पास आई और उसने इज्जत भरी आवाज में कहा, ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं होते तो आज। छोटू चाहता तो छुपकर भी लड़कियों को आजाद करा सकता था, लेकिन उसने सोचा कि आज थोड़ा हंगामा मचाते हुए वो अपना नाम उस इलाके में फैला सकता था। चिंगार की बातों से उसे इतना अंदाजा तो हो ही गया था कि निंजा उस इलाके में ही कहीं था। ऐसे में छोटू का नाम सुनकर शायद निंजा खुद उसे ढूंढता हुआ आ जाता। उसके बाद अगले दिन रीता के पीछे चलते हुए छोटू आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर तक तेजी से आगे बढ़ते रहने के बाद छोटू की रफ्तार अचानक धीमी हो गई, जिसे देखकर बाकी लोग भी रुक गए। दरअसल छोटू के कारनामों की खबर काफी जगह फैल गई थी, इसलिए छोटू और बाकियों को बहुत संभल कर आगे बढ़ना था। वैसे तो दरिंदा युद्ध मैदान में बहुत से दुश्मन मौजूद थे, लेकिन ऐसा ना के बराबर होता था कि कोई इंसान किसी तिलिस्मी जानवर कबीले से दुश्मनी कर ले। बल्कि बहुत से लोग तो इंतजार करने लगे कि कब वो ताकतवर कबीला उस इंसान से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। कुछ देर आगे बढ़ते रहने के बाद रीता हंसते हुए खरगोश का पीछा करने लगी, जो बड़े प्यार से उछलते हुए झाड़ियों की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे ही रीता झाड़ियों के पास पहुंची तो उसे थोड़ी दूरी पर ढेर सारे लोग नजर आने लगे, जिन्हें देखकर उसके चेहरे की खुशी पूरी तरह गायब हो गई। ये सभी लोग थे खूनी अजगर शहर के योद्धा, जिनके बीचों बीच दिख रहा था एक सिंहासन। उस सिंहासन को बहुत से योद्धा उठाकर चल रहे थे, जबकि उस सिंहासन पर बैठा आदमी खूंखार अंदाज में आसपास देखने लगा। तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसकी नजर झाड़ियों की तरफ पड़ी। वहां मौजूद रीता को देखकर उस खून जैसे रंग के कपड़ों वाले आदमी के चेहरे पर खौफनाक हंसी आ गई। उसे देखते ही रीता पीछे हुई और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। वहीं उसके इस डर को देखकर बाकी दोनों लड़कियां भी घबराने लगी। धीरे धीरे उन्हें बहुत से लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी, जो उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। और तो और इतनी बड़ी तादाद की वजह से जमीन तक कांपने लगी थी। इससे साफ हो गया था कि खूनी अजगर शहर ने अपनी पूरी फौज इस्तेमाल कर ली थी उस एक इंसान को खत्म करने के लिए। लेकिन उस जगह पर एक पेड़ था, जिससे टिककर खड़ा लड़का तुरंत आगे आ गया। आगे आकर वो अपने हाथों में दिखती धूल को झाड़ने लगा। उसके चेहरे पर अभी भी कोई फिक्र नहीं थी और उसने धीमी आवाज में कहा, तो आखिरकार इन लोगों ने हमें ढूंढ ही लिया। तब रीता ने घबराहट भरी आवाज में कहा, ध्रुव जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको इन लोगों से दुश्मनी करनी पड़ी। उसकी आंखों से साफ समझ आ रहा था कि वो इस वक्त कितना ज्यादा घबरा रही थी। अगर छोटू को कुछ भी हो जाता तो इसका जिम्मेदार वो खुद को ही ठहराती। वहीं उसके साथ खड़ी दोनों लड़कियों के चेहरों का भी रंग उड़ गया था। वो भी घबराते हुए रोने लगी, जिन्हें शांत कराते हुए छोटू ने कहा, अरे भाई रो मत, तुम लोगों की वजह से मैंने इनसे दुश्मनी नहीं की है। मैंने इन्हें अपना दुश्मन इसलिए बनाया है क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था। एक तरह से देखा जाए तो मैं तुम लोगों की मदद से वो कर रहा हूं जो मैं इस जगह पर आते ही करना चाहता था। इतना कहकर छोटू मुस्कुराते हुए आगे आ गया। उसने देखा कि धीरे धीरे झाड़ियां अलग होने लगी और उसमें से बहुत सारे लोग सामने आने लगे। जब छोटू ने गौर से उन लोगों को देखा तो उसे देखा कि उन लोगों में से बहुत से लोग तो खूनी अजगर शहर के भी नहीं थे। इसके बावजूद वो वहां आ गए थे। इसका मतलब साफ था कि उसके कारनामों की खबर काफी जगहों तक फैल गई थी, और यही तो छोटू चाहता था। अनगिनत निगाहें छोटू पर ही टिकी थी और हर कोई गौर से देखता जा रहा था।
आखिर इतने वक्त से किसी भी इंसान ने उस इलाके में किसी से ऐसे दुश्मनी करने की हिम्मत नहीं की थी। तभी सिंहासन पर बैठा आदमी अपनी रौबदार यह आवाज में एपिसोड छोटू से सुपर कहने योद्धा फैन क्लब से लिया गया है। टेलीग्राम की सर्च ऑप्शन में सर्च कीजिए सुपर योद्धा फैन क्लब, जिसमें 24,000 प्लस मेंबर्स है। वो ही रियल चैनल है, ऑनर एक्स सेट ऑफिशियल। मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल तो छमांग से बहुत ज्यादा मिलती है। मेरे ख्याल से तुम ही इसके बड़े भाई छबार होंगे। सच कहूं तो मुझे पता था कि तुम लोग हमें ढूंढ तो निकालोगे, लेकिन ऐसा करने में तुम्हें इतनी देर होने वाली थी ये मुझे नहीं पता था। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई और इस हंसी के साथ ही उसने कहा, अच्छा तो तुम पहले से ही जानते थे कि हमारा कबीला तुम्हारा शिकार करने के लिए आ रहा है। छोटू मुस्कुराता रहा और उसने तुरंत दोनों लड़कियों को आगे लाते हुए एक काली शक्ति से उनके शरीर में से लाल रंग की 2 रोशनियां बाहर निकाली। वो 2 रोशनियां बाहर आते खून जैसे 2 छोटे छोटे सांपों में बदल गईं, जिनकी तरफ इशारा करते हुए छोटू ने कहा, ये इन दोनों के शरीर में तुम्हारे खूनी अजगर शहर वालों ने ही रखा होगा। ऐसे में हम जहां भी जाते तुम हमारा पीछा करते हुए पहुंच ही जाते। तुम्हें क्या लगा था कि इस अजीब सी शक्ति को मैं महसूस नहीं कर पाऊंगा? एक झटके में छोटू ने अपनी मुट्ठी कसी, जिससे वो दोनों लाल रंग के छोटे सांप कोहरे में बदल गए। इस दौरान दोनों लड़कियों के चेहरों पर हैरानी दिख रही थी, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनके शरीर में 2 छोटे सांप मौजूद थे। इतने में लाल रंग के कपड़ों वाले आदमी ने चेहरे पर खौफनाक इरादे के साथ कहा, तो क्या तेरे कहने का मतलब है कि तू जानबूझकर हमें यहां लाया? लड़के, मैं ये तो नहीं जानता हूं कि तू कहां से आया है, लेकिन एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि तू चालाक तो काफी है, लेकिन मुझे डराने के लिए तेरी शक्तियां काफी नहीं होंगी। आज तुम लोगों में से कोई भी मेरी मर्जी के बिना यहां से नहीं जा पाएगा। इतना कहकर उस आदमी ने अपने शरीर से बेइंतहा शक्तियां बाहर निकालनी शुरू कर दी। इन शक्तियों को देखकर छोटू समझ गया कि वो आदमी जरूर चरम का महाप्राण था, मगर छोटू के चेहरे की मुस्कुराहट तो बरकरार थी और वो आगे आते हुए अपनी शक्तियां भी बाहर निकालने लगा। ऐसा करते हुए उसने कहा, मुझे रास्ता बनाना अच्छी तरह आता है, इसलिए आओ मुकाबला शुरू करें। वैसे एक बात तो बताओ कि तुम अकेले मुझसे मुकाबला करोगे या फिर सभी एक साथ मिलकर मुझसे लड़ेंगे? इतने में छबार के पास खड़ा छमांग थोड़ा परेशान दिखने लगा और उसने छोटू की बात पर अपने बड़े भाई से कहा, भैया ये लड़का कुछ ज्यादा ही शातिर है। मेरे ख्याल से हम सभी को एक साथ इस पर हमला करना चाहिए और इसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो ये कौन सी चाल कब चल जाए किसी को समझ नहीं आएगा। उसकी बात पर छबार ने कहा, मैं जानता हूं कि ये लड़का मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक चींटी को पता होना चाहिए कि हाथी को उकसाने का अंजाम कितना दर्दनाक होता है। दरअसल तिलिस्मी जानवरों को लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आता था। वो सिर्फ ताकत पर यकीन करते थे। ऐसे में छबार को काफी गुरूर था अपनी ताकत पर, इसलिए चाहे उसके लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी क्यों ना हो, मगर उसे नहीं लगता था कि कोई शुरुआती महाप्राण उस जैसे ताकतवर योद्धा का कुछ बिगाड़ सकता था। और उसका यह यकीन इसलिए था क्योंकि छबार पहले भी 10 महारथी महाप्राणों को खत्म कर चुका था। वहीं छमांग ने जब अपने भाई की बात सुनी तो वो मजबूरी में पीछे हटने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाया। आखिर उसके बड़े भाई के सामने वो कुछ कर भी तो नहीं। यह एपिसोड सुपर योद्धा फैन क्लब से लिया गया है। टेलीग्राम की सर्च ऑप्शन में सर्च कीजिए सुपर योद्धा फैन क्लब, जिसमें 24,000 प्लस मेंबर्स है। वो ही रियल चैनल है, ऑनर एक्स सेट ऑफिशियल। अजगर ने अपनी जहरीली जीभ बाहर निकाली, जिसके जानलेवा जहर से वो छोटू को खत्म करने की कोशिश करने लगा। छोटू ने भी उस हमले को देखा और तुरंत अपने हाथों में बिजली इकट्ठा करते हुए उसने उस अजगर पर हमला कर दिया। हर कोई देखने लगा और इसी के साथ दोनों का मुकाबला शुरू हो गया था। लोग जानना चाहते थे कि क्या छोटू सच में इतना ताकतवर था कि वो छबार जैसे खूंखार योद्धा के सामने भी ना घबराए, या सिर्फ वो बातों का शेर था। तो क्या खूनी अजगर शहर को हराकर अपना नाम निंजा तक पहुंचा पाएगा छोटू, या तिलिस्मी जानवरों के कबीले से दुश्मनी करना उसे भारी पड़ जाएगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए